हेलो एवरीवन, वेलकम टू नायरा स्टडी हब। आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड्स एग्ज़ाम बहुत करीब आ गए हैं और आप सभी लोगों से ये भी उम्मीद है कि आप सभी लोग पर डे क्लास अटेंड कर रहे होंगे। क्योंकि अब ये नहीं आप लोगों को करना है कि मैं किसी दिन क्लास अटेंड कर लूँ, किसी दिन ना अटेंड करूँ, किसी दिन स्टडी करूँ, किसी दिन ना करूँ, गैप दे के करूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब देखिए यही मंथ आप लोगों के लिए बचा हुआ है जिसमें आप चाहें तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं और आप ही पे सारी चीज़ें डिपेंड है, क्योंकि आप पे इस तरह से डिपेंड है क्योंकि बहुत टाइम तो है नहीं कि 2 से 3 मंथ है, 4 मंथ है, तो मन ये हो जाता है कि पढ़ लेंगे, लेकिन यही जो आपके डेज बचे हुए हैं इसी में आपने अगर अच्छी मेहनत कर ली तो आपको सफलता प्राप्त होगी। तो इसलिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आप लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड करें और अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहें और अपना रिवीजन भी, जो पिछला आपने पढ़ा है उसका रिवीजन भी ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि बहुत सी चीज़ें रिवीजन पर ही डिपेंड करती हैं। तो चलते हैं आज की सीरीज़ का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है, खनिज एवं धातु से आप क्या समझते हैं? तो भूपटल में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं खनिज कहलाते हैं, और ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर धनायन प्रदान करते हैं वे धातु कहलाते हैं। या आप इस तरह से भी कह सकते हैं कि उन प्राकृतिक पदार्थों को खनिज कहते हैं जिसमें धातुओं के गुण पाए जाते हैं। जिन खनिजों से धातुएं लाभदायक और सुविधापूर्वक प्राप्त की जाती हैं उन्हें अयस्क कहते हैं। कुछ खनिजों में धातु की प्रतिशत मात्रा पर्याप्त होती है जबकि अन्य में धातु की प्रतिशत मात्रा प्राप्त होती है। और क्या है, जबकि अन्य में क्या होती है, प्रतिशत मात्रा प्राप्त नहीं होती है और बहुत कम होती है। तो इस तरह से ये हो जाता है। उसके बाद क्वेश्चन है, एलिसा परीक्षण क्या है? एलिसा परीक्षण को देख लेते हैं। डायरेक्ट एलिसा तकनीक एक परीक्षण है। इसमें एक एंजाइम लेबल एंटीबॉडी का उपयोग सॉल्यूशन घोल में उपस्थित एनालाइट से बाइंड होने के लिए करते हैं। एक बार बाइंड होने पर एंजाइम लेबल एंटीबॉडी रंग बदलने के लिए सबस्ट्रेट के साथ रिजेक्ट कर सकती है, जो एनालाइट की मात्रा का पता करने में सहायक होते हैं। इस तरह से भी आप कह सकते हैं कि जैविक नमूनों बायोलॉजिकल सैंपलों में प्रोटीन, पेप्टाइड्स, हार्मोन या रसायनों के स्तर को मापने के लिए एक एंटीबॉडी आधारित तकनीक है। आवेश, विभवांतर तथा कार्य में संबंध बताएं। तो विभवांतर बराबर कार्य बटे आवेश हो जाता है। इस तरह से मेंडलीव के आवर्तक के कोई 3 दोष बताएं। हाइड्रोजन को क्षार धातु एवं हैलोजन जैसे दोहरे व्यवहार के कारण दोनों वर्गों में रखा गया और समस्थानिकों के लिए कोई नहीं। समान गुण वाले तत्वों को अलग अलग रखा गया, जैसे Cu तथा Hg तथा Ag और Ti हो जाते हैं। क्वेश्चन है, विद्युत ऋणात्मकता किसे कहते हैं? किसी तत्व परमाणु की वो क्षमता जिससे वह साझेदारी के इलेक्ट्रॉन जोड़ी को अपनी ओर खींचती है उसे तत्व की विद्युत ऋणात्मकता कहते हैं। स्थिर विद्युत आवेश क्या है? पदार्थों को परस्पर रगड़ने से उस पर जो आवेश की मात्रा संचित रहती है उसे स्थिर विद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? तो Q से प्रदर्शित करते हैं। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? तो देख लेते हैं। फ्रैंकलिन के अनुसार आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धनात्मक आवेश Q+ और सेकेंड हो जाता है ऋणात्मक आवेश यानी Q-। आवेश के आकर्षण तथा प्रतिकर्षण से आप क्या समझते हैं? तो समान प्रकार के आवेश से प्रतिकर्षण होता है, जैसे प्लस एवं प्लस तथा माइनस एवं माइनस। विपरीत आवेश के मध्य आकर्षण होता है, जैसे प्लस एवं माइनस आवेश के मध्य। आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लेंथेनाइट्स के परमाणु क्रमांक लिखिए। आवर्त सारणी में इन्हें कहाँ रखा गया है? तो आवर्त सारणी में दुर्लभ मृदा तत्वों लेंथेनाइट्स 122 की परमाणु संख्या 57 से 71 के बीच है। आवर्त सारणी में इन्हें तृतीय समूह में रखा गया है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं।
एड्स विषाणु के शरीर में संक्रमण होने से किस प्रकार की कोशिकाओं की कमी हो जाती है? तो एड्स विषाणु के संक्रमण से शरीर में CD4+ कोशिकाओं की कमी हो जाती है। सर्वाहारी जंतु किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग परिचित हैं, सर्वाहारी जंतु उन्हें कहते हैं जो सभी चीज़ें खा लेते हैं, यानी कि फल फ्रूट्स, अनाज, सब्जियां और मांस मछली सभी चीज़ें खा लेते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तो वो सर्वाहारी कहलाते हैं, जैसे मनुष्य। अभी इसमें देख लेते हैं किताबी भाषा में, वे जीव जो पौधों या वनस्पतियां, सब्जी, फल, अनाज तथा जंतुओं, मांस दोनों को भोजन के रूप में सम्मिलित करते हैं, क्या कहलाते हैं? तो वो सर्वाहारी जंतु कहलाते हैं। रक्त जमने में फाइब्रिनोजेन की क्या भूमिका है? लिखिए। तो फाइब्रिनोजेन रक्त में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है जिसकी आवश्यकता रक्त के थक्के जमने के लिए होती है। ग्लाइकोप्रोटीन के रूप में वर्गीकृत फाइब्रिनोजेन यकृत में उत्पादित होता है और चोट लगने की स्थिति में घुलनशील फाइब्रिनोजेन एक प्रकार की संरचना बनाता है और चोट पर आच्छादित हो जाता है। अयस्क के सांद्रण की क्यों आवश्यकता है? लिखिए। सांद्रण की सामान्य 2 विधियां क्या हैं? नाम लिखिए। खानों से प्राप्त खनिजों में मिट्टी, पत्थर, सिलिका आदि अशुद्धियां पाई जाती हैं। खनिजों से इन अशुद्धियों को पृथक करना आवश्यक होता है और यह प्रतिक्रिया सांद्रण कहलाती है। सांद्रण की प्रमुख विधियां निम्नवत हैं। कौन कौन सी हैं? तो इनको देख लेते हैं। द्रव चालित धुलाई, झाग प्लवन विधि, घनत्वीय विधि और विद्युत चुंबकीय विधि हो जाती है। उसके बाद है विद्युत धारा की परिभाषा मात्रक को स्पष्ट कीजिए। विद्युत धारा किसी चालक में आवेश की बहने की दर विद्युत धारा कहलाती है। यदि Q आवेश t सेकेंड में बहता है तो विद्युत धारा बराबर I बराबर Q/T हो जाता है। विद्युत धारा का SI मात्रक क्या है? तो विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर हो जाता है। किस रुधिर वर्ग को सर्वदाता तथा किस रुधिर वर्ग को सर्वग्राही कहा जाता है? तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि सर्वदाता क्या होता है, सर्वग्राही क्या होता है। सर्वदाता होता है जो सभी को रक्त दे सकता है और सर्वग्राही वो होता है जो सभी से रक्त ले सकता है, यानी O ग्रुप जिसका होता है वो सभी को अपना रक्त दान कर सकता है, दे सकता है, ठीक है ना। और जो जिसका AB होता है वो सभी से ले सकता है रक्त। तो इस तरह से हो जाता है। तो O जो है वो सर्वदाता कहलाता है और A आपका सर्वग्राही हो जाता है। ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? तो ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सूर्य है, जो कि हमें कैसे प्राप्त होता है? हमें इसके लिए कोई पे नहीं करना पड़ता है, कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ता है, हमें मुफ्त में प्राप्त होता है, ठीक है ना। ये जो स्रोत है। पारितंत्र का कार्य बताएं। तो पारितंत्र का कार्य है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह, खाद्य श्रृंखला एवं खाद्य जाल, पारिस्थितिक पिरामिड्स। तो खाद्य श्रृंखला और खाद्य जाल को समझ लेते हैं। इनमें दोनों में देखिए फर्क होता है। क्या फर्क होता है? तो सबसे पहले हम किसको समझेंगे? खाद्य श्रृंखला को समझ लें, ठीक है ना। तो खाद्य श्रृंखला कैसे बनती है? जैसे पारितंत्र में शेर सबसे सर्वोच्च मांसाहारी है। जो शेर होता है वो क्या होता है? तो वो सर्वोच्च होता है, सर्वोच्च मांसाहारी है। जो सियार और भेड़िए इनको खाता है। लेकिन अगर ये नहीं मिलते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि ये भूखे रहते हैं, तो वो क्या करते हैं? देखिए इन्होंने क्या किया, सबसे पहले किनको खाते हैं? तो जैसे ये सियार हो जाता है, ठीक है, भेड़िए हो जाते हैं, इनको खाते हैं। अब ऐसा तो है ना इनके लिए हर वक्त अवेलेबल ये चीज़ें रहती हैं, ये मतलब जानवर अवेलेबल रहते हैं, है ना। अगर इनको ये नहीं मिलते हैं तो अब ये क्या करते हैं? तो ये जैसे हिरन हो जाता है, जैसे हिरन हो गया, बकरी हो गई, इनको ये खा लेते हैं, गाय हो गई। और कभी कभी तो ये क्या करते हैं, मनुष्यों को, अगर इनको मनुष्य भी मिल जाते हैं तो उनको भी ये खा लेते हैं, इनका भक्षण करते हैं। जिन्हें क्या करते हैं, भेड़िए भी खाते हैं। इस प्रकार इनका अलग संबंध स्थापित हो जाता है। तो जब इनका अलग संबंध स्थापित हो जाता है तो इसे क्या कहते हैं? तो पारितंत्र में ये सरल खाद्य श्रृंखला हो जाती है, कि मतलब खाते तो ये अन्य जानवरों को हैं लेकिन ये इनको नहीं मिलते हैं, तो ये
और भी अन्य जानवरों को खाते हैं। तो इस तरह से ये क्या हो जाता है, ये खाद्य जाल हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे ये खाद्य श्रृंखला हो जाती है। अब हम खाद्य जाल को समझेंगे, ये क्या है, तो खाद्य श्रृंखला आप लोग समझ लें। खाद्य श्रृंखला जिसमें अगर एक नहीं मिला तो हम मतलब शेर ने क्या किया, अगर वो जानवर नहीं मिला जिसको वो खाता है, उसके बाद वो दूसरे को, क्योंकि उसको पेट अपना भरना है तो वो खाएगा ज़रूर, तो और भी किसी को खा लेता है, बकरी को खा लेता है, गाय को खा लेता है, मनुष्य भी मिल जाते हैं उनको भी खा लेता है। तो इस तरह से हो जाते हैं। उसके बाद चलते हैं, देख लेते हैं खाद्य जाल। तो खाद्य जाल किसे कहते हैं, जैसे एक जीव एक से अधिक पोषण स्तरों के जीवों में अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त कर लेते हैं। इसी प्रकार किसी जीव को अनेक जीवों द्वारा भोजन बनाया जा सकता है। ऐसी पारिस्थितिक तंत्र में एक से अधिक खाद्य श्रृंखलाएं किसी न किसी क्रम में क्या होती हैं, परस्पर संबंध होकर एक जटिल जाल बना लेती हैं, जिसे क्या कहते हैं, जिसे खाद्य जाल कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, तो खाद्य जाल कहते हैं। अब समझ लेते हैं, जैसे पौधे हैं, पौधे हैं तो सबसे पहले पौधे ये क्या करते हैं, पौधे सूर्य के प्रकाश में अपना भोजन बनाते हैं। ये किसी पर निर्भर नहीं रहते, ये सूर्य से अपना भोजन बना लेते हैं। ये क्या कहलाते हैं, तो ये उत्पादक कहलाते हैं। अब उत्पादक, इनको कौन खाता है, तो जो पौधे होते हैं इनको चूहा खाता है ना, चूहा। जैसे ये भी है और भी बहुत सी है, मतलब इसमें कई चीज़ें हैं, इनको समझना है। और इसको कौन खाता है, तो इसको देखिए सांप खा लेता है। इसको कौन खाता है, तो सांप खा लेता है। अब सांप को कौन खाता है, तो बाज खा लेता है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, ये खाद्य जाल हो गया। अब यहाँ पे समझ लें, सेकंड आपका हो जाता है। सेकंड में आप समझ लें कि पौधे हैं, जो पौधे हैं इनको कौन खाता है, ये तो उत्पादक है, ये तो भोजन अपना सूर्य के प्रकाश में इन्होंने बना लिया। तो चूहा खा रहा है। चूहे को कौन खा रहा है, तो बाज खा रहा है। चूहे को कौन खा रहा है, बाज खा रहा है। अब इसको थर्ड समझ लेते हैं, ये यहाँ पे थर्ड है, आप समझ लें थर्ड। इसमें देखिए जैसे पौधे तो उत्पादक है, पौधे तो ये प्रथम ही हैं, ये उत्पादक ही हैं। तो इनको कौन खाता है, इनको खरगोश खा रहा है, इनको खरगोश खा रहा है। अब खरगोश को कौन खा रहा है, तो लोमड़ी खा रही है। खरगोश को कौन खा रही है, तो लोमड़ी। और अब लोमड़ी तो उसको कौन खा रहा है, तो बाज खा रहा है। अब फोर्थ पे आ जाएं, तो जैसे आपका हो जाता है पौधे तो सबसे पहले उत्पादक ही हैं, तो इसके बारे में देखिए बार बार रिपीट करते चलते हैं। फिर खरगोश हो जाता है, फिर क्या हो जाता है, तो पौधों के बाद खरगोश हो जाता है, और खरगोश के बाद कौन हो जाता है, तो खरगोश के बाद बाज हो जाता है, क्योंकि ये खा सकता है, ये खरगोश को बाज खा लेता है, और खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को बाज ने खाया, इस तरह भी हो जाता है। फिर फिफ्थ नंबर पर समझ लेते हैं, जैसे पौधे हैं तो पौधों को किसने खाया, पौधों को टिड्डे ने खाया। टिड्डे ने यहाँ पे टिड्डे लिख देते हैं, देखिए यहाँ पे ये जो आपका फिफ्थ नंबर पर हो जाता है, इसमें क्या होता है, पौधे को किसने खाया, तो पौधे को टिड्डे ने खाया, पौधे को टिड्डे ने खाया। अब टिड्डे को किसने खाया, तो मेढक ने खाया। टिड्डे को किसने खाया, तो मेढक ने खाया। और मेढक को किसने खाया, तो सांप ने खाया। और सांप को किसने खाया, तो बाज ने खाया। इस तरह से हो जाता है। 6 नंबर पर आपका आ जाता है पौधे। सबसे पहले पौधे हो जाते हैं। अब पौधों को किसने खाया, तो टिड्डे ने खाया, टिड्डे ने खाया। उसके बाद टिड्डे को किसने खाया, तो मेढक ने खाया। अब मेढक को ज़रूरी नहीं है कि मेढक को सांप खाए और सांप को बाज खाए, बाज डायरेक्ट मेढक को खा सकता है ना। तो बाज आया, उसने मेढक को उठा लिया, उड़ते हुए आया और उसने उठा लिया और खा लिया। अब 7 नंबर पे जो बनता है, तो जैसे पौधे हैं, है ना, पौधे तो चिड़िया हो जाती हैं, पौधे तो चिड़िया हो जाती हैं, पौधों को चिड़िया खाती हैं, जैसे उस पर कोई जो कीट पतंगे और बहुत सी चीज़ें होती हैं उनको खा लेती हैं चिड़िया। अब देखिए, अब इन चिड़ियों को किसने खा लिया, तो इन चिड़ियों को बाज ने खा लिया। अब 8 नंबर पे बन जाता है आपका, 8 नंबर पे बनता है जैसे पौधे हैं, ठीक है ना, तो पौधे हैं उसको किसने खाया, तो टिड्डे ने खाया, उसको किसने खाया, तो टिड्डे ने खाया। अब टिड्डे को किसने खाया, तो चिड़िया ने खाया, टिड्डे को चिड़िया ने खाया। अब चिड़िया को किसने खाया,
तो बाज ने खा लिया। इस तरह से भी बन जाता है। तो ये क्या है, ये खाद्य जाल है जो इस तरह से, क्योंकि ज़रूरी नहीं होता है कि पौधे को चूहा खाए और चूहे को सांप खाए और सांप को बाज खाए, क्योंकि चूहे को बाज भी खा सकता है डायरेक्ट, है ना। फिर क्या है, जैसे खरगोश है, खरगोश को लोमड़ी ने खाया, लोमड़ी को बाज ने खाया, तो बाज खरगोश को भी खा सकता है, डायरेक्ट खा सकता है ना। फिर टिड्डे को मेंढक ने खाया, मेंढक को सांप ने खाया, सांप को बाज ने खाया। अब जरूरी नहीं है कि मेंढक को सांप खाए तभी उसको बाज खाए, मेंढक को बाज भी डायरेक्ट खा सकता है। तो इस तरह से ये आपका खाद्य जाल बन जाता है। थोड़ा लेंदी हो गया, लेकिन चीज़ों को आप लोग जो डिटेल में अगर आप समझेंगे तो चीज़ें समझ में आएंगी, और आपका चाहे वो अति लघु प्रश्न हो या बहुविकल्पी प्रश्न हो या लघुत्तरीय प्रश्न हो, आप सभी प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं विद चित्र से, विद ग्राफ से, आप अच्छे से उसको कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देख लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता कौन है। तो पारिस्थितिकी पिरामिड के खोजकर्ता की बात की जाए तो चार्ल्स एल्टन हो जाते हैं 1977 में, ठीक है ना। तो 1977 में ये हो जाते हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं पारिस्थितिकी पिरामिड कितने प्रकार के होते हैं। तो पारिस्थितिकी पिरामिड 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जीव संख्या का पिरामिड, जीव भार का पिरामिड हो जाता है, और ऊर्जा का पिरामिड हो जाता है। जो जीव भार का पिरामिड है इसे बायोमास पिरामिड भी कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं, क्योंकि चीज़ों को आप लोग थोड़ा डिटेल में समझिए। तो जैसे यहाँ पे आपका हो जाता है जीव संख्या का पिरामिड, तो ये कैसे बनता है? जीव संख्या का जो पिरामिड होता है वो इस तरह से बनता है, उल्टा बनता है। जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनता है? तो उल्टा बनता है। इसमें क्या होता है, सबसे पहले होते हैं पेड़। क्या होते हैं? तो इसमें होते हैं पेड़। अब पेड़ों पे क्या होते हैं, छोटे छोटे क्या होते हैं, जैसे कहीं पर सीधा पिरामिड बनता है, ठीक है, लेकिन कहीं पर क्या होता है, उल्टा पिरामिड भी बन जाता है। इस पे रहने वाले जो जीव जंतु हैं, पेड़ तो एक है, लेकिन बहुत से जो जीव होते हैं इस पर अन्य तरीके से निर्भर भी रहते हैं। पेड़ों पर क्या होते हैं, पेड़ों पर देखिए, आप समझिए, यहाँ पे एक बार फिर से हम ग्राफ बना देते हैं, थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं, ठीक है ना। तो जो ये आपका पेड़ हो जाता है, तो इस पे क्या होता है, इस पे बहुत से कीट रहते हैं। अब जो ये कीट होते हैं तो इनको कौन खाता है? तो इनको पक्षी खाते हैं। इनको कौन खाते हैं? तो इनको पक्षी खाते हैं। अब पक्षियों को अपघटक खाएंगे, कोई पक्षी मर जाते हैं तो उन्हें अपघटक खाते हैं। अपघटकों की संख्या और अधिक होगा, ये उल्टा पिरामिड बनेगा। यानी कि आप देखिए, सबसे पहले पेड़ है, तो पेड़ तो एक है, लेकिन इस पे जो आपके जो कीट है वो बहुत सारे हैं, और पक्षी उतनी मात्रा में नहीं है, पक्षी कम है, तो पक्षी इनको खाएंगे। उसके बाद जो अपघटक हैं, अपघटक क्या करते हैं, जैसे जब पक्षी मर जाते हैं तो क्या करते हैं, इनको ये खा लेते हैं। तो इस तरह से ये आपका पिरामिड हो गया। तो जो जीव संख्या का पिरामिड है वो कैसा बनता है? तो वो उल्टा बनता है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ये जो बहुविकल्पी टाइप क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि जीव संख्या का पिरामिड कैसे बनता है, ये ज़रूरी नहीं कि यही पूछा जाए। 3 पिरामिड है, तीनों के बारे में पूछ लिया जा सकता है कि कौन सा पिरामिड उल्टा बनता है या कौन सा पिरामिड सीधा बनता है। इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब देख लेते हैं, बात कर लेते हैं दूसरे पिरामिड की। अभी हमने बात की जीव संख्या पिरामिड की, अब बात कर लेते हैं जीव भार पिरामिड की। तो ये कैसा होता है? जीव भार पिरामिड जो आपका होता है ये सीधा होता है। कैसा होता है? तो ये सीधा होता है। इस तरह से इसको देख लेते हैं चित्र के माध्यम से, यानी ग्राफ बनाकर देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपका घास, अब ये क्या है, ये घास क्या होती है, इन्हें लैंड जीव भार लैंड ग्रास लैंड भी कहते हैं। अब ये क्या है, वेट में कम होते हैं, संख्या में भी कम है। क्या? तो गाय बकरी। और जो घास है ये ज़्यादा है। ये घास क्या है? तो ये ज़्यादा है, भूमि पर घास ज़्यादा है। अब इनको कौन खाएगा? तो इनको गाय खाएगी, बकरी खाएगी, है ना,
खरगोश खाएंगे तो ये क्या है, ये सबसे पहले आपके उत्पादक हो जाते हैं। घास क्या है, तो उत्पादक है। उसके बाद गाय क्या है, तो गाय, आपकी गाय बकरी क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है। क्या है, तो प्राथमिक उपभोक्ता है। कहीं पे कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई आप लोगों को ज़रूर से ज़रूर देंगे। उसके बाद गाय बकरी हो जाती हैं, ठीक है ना। फिर मछली, मेढक, ये सब, ये आपका जैसे मेढक हो गया है ना, ये हो जाते हैं। तो ये क्या है, ये सेकेंड उपभोक्ता है। क्या है, तो ये सेकेंड उपभोक्ता है, उपभोक्ता हो जाते हैं। उसके बाद जो शेर है वो क्या हो जाता है, तो शेर तो उच्च होता है ना, उपभोक्ता आपका उच्च उपभोक्ता होता है। तो ये किस तरह से जो आपका पिरामिड बनता है, तो जो ये पिरामिड बनता है तो वो सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा, जीव भार का पिरामिड सीधा बनता है और जीव संख्या का पिरामिड जो आपका हो जाता है वो उल्टा बनता है। ये चीज़ आप लोग ख्याल रखिएगा। अब ऊर्जा का पिरामिड कैसे बनता है ये देख लेते हैं। ऊर्जा के पिरामिड के बारे में समझ लेते हैं। तो ये जो है ये सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है, तो इधर लिख देते हैं, सीधा बनता है। कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। देखिए सीधे का मतलब है इस तरह से, यहाँ पे थोड़ा सा लेंदी हो गया, इस तरह से बनता है, सीधा बनता है। अब सबसे पहले क्या होता है, उत्पादक होते हैं। क्या होते हैं, तो उत्पादक होते हैं, यानी कि घास है ना, जैसे गाजर, ये सब्जी, ये कुछ भी, तो ये क्या हुआ, ये उत्पादक है। अब जैसे यहाँ पे अगर ये 1000 kg है ना, 1000 kg है, तो जब ये जो जैसे आपका हो जाता है शाकाहारी में ये जाएंगे। शाकाहारी जैसे चूहा, खरगोश, ये सब हो जाते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं चूहा, खरगोश, यहाँ छोटा, चलिए आप लोग समझ लीजिएगा। चूहा हो गया, खरगोश हो गया, है ना। तो ये क्या हो गए, चूहा खरगोश जो है वो आपका शाकाहारी हो जाता है। क्या हो जाता है, तो यहाँ पे शाकाहारी हो जाता है और शाकाहारी होता है। और जब यहाँ तक एनर्जी जाती है तो इसकी कितनी हो जाती है, 100 kg हो जाती है। कितनी हो जाती है, तो 100 kg हो जाती है। उसके बाद जब प्राथमिक, जैसे कि आपका शाकाहारी हो जाता है, अब मांसाहारी में ये जाएगा, है ना। तो मांसाहारी में कौन हो जाता है, जैसे अब चूहा खरगोश को कौन खाएगा, तो चूहे को बिल्ली खाती है ना, तो ये बिल्ली हो गई। अब यहाँ तक जो एनर्जी पहुँचती है वो 10 रह जाती है। कितनी रह जाती है, अभी 1000 kg थी, फिर 100 kg हो गई, फिर 10 kg हो गई। ये क्या हो गया, ये सेकेंड उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, सेकेंड उपभोक्ता हो गया। यहाँ पे सेकेंड उपभोक्ता आप समझ लें। और उसके बाद यहाँ पे आपका शीर्ष मांसाहारी यानी उच्च मांसाहारी जो हो जाता है वो कौन होता है, वो शेर हो जाता है ना, वो शेर हो जाता है। तो वो क्या कहलाता है, तो वो थर्ड उपभोक्ता कहलाता है। क्या कहलाता है, थर्ड उपभोक्ता कहलाता है। और इसमें एनर्जी पहुँचते पहुँचते कितनी बचती है, देखिए 1000 kg से 100 kg, 100 kg से 10 kg और 10 kg से 1 kg रह जाती है। ऐसा नहीं होता है कि जैसे कोई चीज़ में आप रखें, जैसे मान लीजिए एक ग्लास में आपने पानी रखा, अब दूसरे ग्लास में जब आप पानी पलटेंगे तो उसमें कुछ बूंदें रह जाती हैं पानी की, है ना। सारा पानी आपके दूसरे बर्तन में नहीं पहुँचता है। फिर उसके बाद जब आप तीसरे बर्तन में उसको पलटते हैं तो थोड़ा सा पानी आपके दूसरे बर्तन में रह जाता है। तो इसी तरह से ये चीज़ें होती हैं। तो आई होप आप लोगों को पिरामिड बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट किए देती हूँ कि जो जीव संख्या का पिरामिड होता है वो कैसा आपका बनता है, तो वो आपका उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो वो आपका उल्टा बनता है। क्योंकि पेड़ क्या होता है, तो पेड़ एक होता है और उस पर रहने वाले जो छोटे छोटे कीट पतंगे होते हैं तो उसको कौन खाता है, तो पक्षी खाता है। पक्षी की संख्या कम होती है। उसके बाद अपघटक, जब पक्षी मर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनको कौन खाते हैं, अपघटक। तो इस तरह से ये उल्टा बनता है। और जीव भार का जो पिरामिड है, देखिए जीव भार का जो पिरामिड है वो कैसा बनता है, तो वो सीधा बनता है। यहाँ पे सीधा बनता है। और ऊर्जा का पिरामिड भी कैसा बनता है, तो सीधा बनता है। ध्यान रखिएगा, एक पिरामिड आपका उल्टा बनता है, बाकी आपके 2 पिरामिड सीधे बनते हैं। और अगर बात की जाए जल में जो पिरामिड बनता है वो कैसा बनता है, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। वो भी आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट होगा।
अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं? तो इसमें आपका जो आंसर हो जाता है कि किस तत्व को मिट्टी के तेल में रखते हैं, तो सोडियम को रखते हैं। अब इसको समझ लेते हैं। आकस्मिक आग और दुर्घटना को रोकने के लिए सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबाकर रखा जाता है। सोडियम एक रासायनिक तत्व है जिसका प्रतीक क्या है? तो जिसका प्रतीक Na है, ठीक है ना। और इसकी परमाणु संख्या की बात की जाए तो परमाणु संख्या हो जाती है 11, ठीक है ना, यानी 11। किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है? तो फ्लोरीन, F, फ्लोरीन यानी F। फ्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता तत्व है। सभी दिए गए विकल्प आवर्त सारणी के समूह 17 से संबंधित है। किससे संबंधित? तो समूह 17 से संबंधित है। मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या है? तत्वों का भौतिक एवं रासायनिक गुण उसके परमाणु भारों के आवर्त फलन होता है। अयस्क किसे कहते हैं? वे खनिज पदार्थ जिनसे धातुओं को सरलता से निष्कर्षित किया जाता है अयस्क कहलाते हैं। धातु क्रम किसे कहते हैं? अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण तथा परिकर्षण में शामिल समस्त प्रक्रमों को क्या कहते हैं? तो धातु क्रम कहते हैं। यूरेनियम धातु का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से होता है? तो पिच ब्लेंड से होता है। किससे होता है? तो पिच ब्लेंड से होता है। ये यूरेनियम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? अगर यूरेनियम के रासायनिक सूत्र की बात की जाए तो हो जाता है Ul3 हो जाता है। तांबा के 2 अयस्कों के नाम लिखिए। तो तांबा के 2 अयस्क क्यूप्राइट और सेकेंड हो जाता है कॉपर पाइराइट। एल्यूप्राइट के 2 अयस्कों के नाम, तो एल्यूप्राइट के 2 अयस्क हैं क्रायोलाइट और बॉक्साइट हो जाता है। उसके बाद है कैल्शियम के 3 अयस्कों के नाम लिखिए। तो कैल्शियम के 3 अयस्क हैं एस्बेस्टोस, डोलोमाइट, जिप्सम। हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? ये आपका हो जाता है हॉर्न सिल्वर किसे कहते हैं? तो हॉर्न सिल्वर सिल्वर क्लोराइड को कहते हैं। हॉर्न सिल्वर का सूत्र क्या हो जाता है? तो AgCl हो जाता है। ये चांदी का अयस्क है। किसका अयस्क है? तो ये चांदी का अयस्क हो जाता है। इसे सेरार गायराइट के नाम से भी जाना जाता है। यह एक धूसर बहुत भारी हैलाइड है जो सिल्वर क्लोराइड से बना खनिज होता है। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। लिथार्ज किसे कहते हैं? लेड ऑक्साइड को लिथार्ज कहते हैं। यह एक उभयधर्मी ऑक्साइड है। लिथार्ज ग्रीक लिथरगाइरोस से लियोस यानी पत्थर प्लस आर्गिरोस यानी चांदी लेड सेकेंड ऑक्साइड PbO के प्राकृतिक खनिज रूपों में से एक है। लिथर्ज एक द्वितीय खनिज है जो गेलेना अयस्कों के ऑक्सीकरण से बनता है। किससे? तो गेलेना, ठीक है ना। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि जो आपके ये पेपर में है इसी तरह से घुमा फिरा के भी क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। क्वेश्चन है पिरामिड किसे कहते हैं? पारितंत्र के समस्त जीवों को उनकी संख्या, जीवभार तथा ऊर्जा के आधार पर ग्राफिक प्रदर्शन, आलेखी प्रदर्शन करना ही पिरामिड है। जैसा कि अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि कुछ पिरामिड कैसे बनते हैं, तो कुछ उल्टे बनते हैं और कुछ सीधे बनते हैं, है ना। तो ये आपका जो पिरामिड हो जाता है ये सीधा हो जाता है जहाँ पे चीज़ें ज़्यादा होती हैं, और जहाँ पे कम होती हैं वो उल्टा बनता है। देखिए जो आपका पेड़ है तो ये क्या है? कम है। इस पे जो जीव जंतु रहते हैं ज़्यादा रहते हैं। फिर चिड़िया है तो उससे कम हो जाती हैं। यहाँ पे चिड़िया भी हम लोगों ने इस पे बहुत लेंथी में डिस्कस किया है। उसके बाद आपका अपघटक हो जाता है, अपघटक हो जाता है। और इसमें आपका पेड़ पौधे हो जाते हैं। फिर आपके जैसे खरगोश ये सब, तो ये शाकाहारी हो जाते हैं। फिर उसके बाद इनको कौन खाता है? तो इनको मांसाहारी जंतु खाते हैं। और सबसे ऊपर आपका क्या हो जाता है? तो शेर हो जाता है ना। इस तरह से ये आपका हो जाता है। फिर उसके बाद आपका है अपघटनकर्ता का उदाहरण बताइए। जीवाणु, कवक आदि। जैसे अपघटन किसको कहते हैं? जैसे देखो पेड़ पौधों को किसने खाया? तो शाकाहारी जंतुओं ने। शाकाहारी जंतुओं को किसने खाया? छोटे मांसाहारी जंतुओं ने। छोटे मांसाहारी जंतुओं को किसने खाया? तो बड़े।
तो अब जब ये मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो इनको, अब ऐसा तो है नहीं कि संसार में सब जैसे हो जाते हैं तो फिर गंदगी फैले, अगर अपघटन ना हो तो, अपघटनकर्ता ना हो तो बदबू भी फैलेगी और भी गंदगी हो जाएंगी, लेकिन अपघटनकर्ता होते हैं तो इनका सफाया करते हैं, है ना, जैसे जीवाणु, कवक, ये सब हो जाते हैं। उसके बाद द्वितीय उपभोक्ता का उदाहरण बताए, तो द्वितीय उपभोक्ता कौन होता है, तो मेढक होता है। इसको फिर से एक बार समझ लेते हैं, क्योंकि आप लोग चीज़ों को बार बार समझे वही अच्छा है। तो उत्पादक आपके क्या हो जाते हैं, तो उत्पादक आपके जैसे पेड़ पौधे हो जाते हैं, हरी घास हो जाती है ना, हरी घास, ये क्या हो जाते हैं, तो ये उत्पादक हो जाते हैं। उसके बाद आपका उत्पादक को कौन खाता है, तो जैसे कि खरगोश हो जाते हैं ना, खरगोश हो गए। अब ये क्या है, ये प्रथम उपभोक्ता हो जाते हैं। अब इनको किसने खाया, अब जैसे खरगोश भी है, कीट पतंगे भी हैं, ये नहीं है कि एक ही है। अब इनको खाते नहीं, पत्तियों को कीट पतंगे खाते नहीं है, तो इनको जब खाया तो मेढक ने खाया ना, तो ये क्या हो जाते हैं, ये द्वितीय उपभोक्ता हो जाते हैं। तो इस तरह से आप समझे, आपका क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। उपभोक्ता किसे कहते हैं, उदाहरण बताइए। उपभोक्ता वे होते हैं जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोज्य पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे मेढक, टिड्डा, खरगोश, सर्प आदि। यानी अब देखिए, उपभोक्ता किसे कहते हैं, उत्पादक वो होते हैं जो भोजन अपना स्वयं बना लेते हैं, जैसे पेड़ पौधे, है ना। और उपभोक्ता वो होते हैं जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। तो जो निर्भर रहते हैं तो वो मेढक हो जाता है, टिड्डा हो जाता है, सर्प, खरगोश, गाय, भेड़, बकरी, ये सभी तो किसी ना किसी पर डिपेंड है। अब जैसे गाय, भैंस, बकरी, ये घास पर डिपेंड करते हैं। अब इन पर कौन डिपेंड करता है, तो जो मांसाहारी जंतु होते हैं, जो बड़े मांसाहारी जंतु होते हैं वे छोटे मांसाहारी जंतु पर निर्भर रहते हैं, है ना। इस तरह से चीजें हो जाती है। उपभोक्ता को मुख्यतः कितनी श्रेणियों में बांटा गया, नाम बताएं। उपभोक्ता की श्रेणियां, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, तृतीय उपभोक्ता और उच्चतम उपभोक्ता हो जाता है। पर्यावरण से क्या आशय है, पर्यावरण दो शब्दों परि प्लस आवरण से मिलकर बना है, अर्थात हमारे चारों तरफ व्याप्त आवरण, हमारे चारों ओर व्याप्त आवरण ही पर्यावरण है। पारितंत्र, पारिस्थिति शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया, तो एजी टेंसले 1935, कब, तो 1935 में किया। कब किया, तो 1935 ईस्वी में किया। उसके बाद है पारितंत्र के कितने घटक होते हैं, पारितंत्र के 2 घटक होते हैं, जैविक घटक, अजैविक घटक होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं जैविक घटक, भौतिक घटक या जैविक। अगर आपके क्वेश्चन में भौतिक घटक आ जाए तब भी आप लोग टेंशन मत लेना कि जैविक घटक पढ़ा है और भौतिक घटक आ गया, तो भौतिक घटक या अजैविक घटक एक ही होते हैं। भौतिक घटक या अजैविक घटक क्या होते हैं, तो एक ही होते हैं। इसके अंतर्गत सामान्यतः स्थल मंडल, वायुमंडल तथा जल मंडल को सम्मिलित किया जाता है। अब जैविक, आपके जो जैविक घटक हो जाते हैं, जैविक मतलब जिंदा, है ना, मतलब आ लग जाए तो नहीं, मतलब जो जिंदा नहीं है, और जिसमें आ हट जाए तो जैविक घटक। जैविक घटक इसके अंतर्गत पादप, मनुष्य समेत जंतु तथा सूक्ष्म जीव सम्मिलित होते हैं। जैविक घटक किसे कहते हैं, अब यहाँ पे देखिए वही चीज आ गई, जैविक घटक किसे कहते हैं, पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत सजीव चीजें आती हैं जैविक घटक कहलाता है, जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु आदि हो जाते हैं। अजैविक घटक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाएं, तो अजैविक घटक पारितंत्र का वह घटक जिसके अंतर्गत निर्जीव आते हैं अजैविक घटक कहलाते हैं, जैसे ताप, दाब, सूर्य का प्रकाश आदि, ये सभी अजैविक घटक में आ जाते हैं, ये भी आ जाते हैं। और अजैविक घटक में जैसे स्थल मंडल, वायुमंडल, जल मंडल, ये सभी हो जाते हैं। पारितंत्र किसे कहते हैं, पारितंत्र को पारिस्थितिकी भी कहा जाता है, इसके अंतर्गत जैविक एवं अजैविक घटक आते हैं। जैविक तथा अजैविक घटकों के पारस्परिक अथवा आंतरिक संबंध को पारितंत्र कहते हैं। रुधिर क्या है, रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक है जो प्लाज्मा एवं रुधिराणु का बना होता है। रुधिर का pH 7.4 होता है, अतः यह कहा जाता है कि रुधिर क्षारीय विलयन है। थ्रोम्बोलास्टोसिस फीटेलिस किसे कहते हैं, यदि पिता का रक्त RH+ है तथा माता का रक्त RH- हो तो जन्म लेने वाले शिशु की जन्म से पहले गर्भावस्था में अथवा जन्म के तुरंत बाद मृत्यु हो जाती है। धातुओं का प्रमुख स्रोत क्या है, भूप्रकृति, यानी पृथ्वी की भूप्रकृति हो जाता है। खनिज किसे कहते हैं, भूप्रकृति में प्राकृतिक रूप से जो तत्व या यौगिक पाए जाते हैं वे खनिज कहलाते हैं।
श्वेत रुधिराणु WBC के कार्य बताएं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना, रोगाणुओं और जीवाणुओं का भक्षण करना, ये हो जाता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से शरीर में कौन सा रोग होता है? तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होने से रक्तअल्पता रोग हो जाता है। रुधिर प्लेटलेट्स का कार्य बताएं। रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करता है। एंटीजन तथा एंटीबॉडी में अंतर बताइए। तो एंटीजन लाल रुधिर कणिका में होता है, जबकि एंटीबॉडी प्लाज्मा में पाया जाता है। रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होते तथा यह सभी रुधिर वर्गों को रक्त दे सकती है, यानी दे सकता है, यहाँ पे हो जाता है। रुधिर वर्ग ए बी को सर्वग्राही क्यों कहा जाता है? तो क्योंकि इसमें एंटीजन नहीं होता है तथा यह समस्त रुधिर वर्गों से रुधिर ले सकता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि रुधिर वर्ग ओ को सर्वदाता क्यों कहते हैं? रुधिर वर्ग को सर्वदाता इसलिए कहते हैं क्योंकि रुधिर वर्ग ओ में कोई एंटीजन नहीं होता है। इसमें जब कोई एंटीजन नहीं होता है तो ये सभी को